चलो। हेलो स्टूडेंट्स, आई myself Mr. Bansi Singh from TRM Policy Muzinagar. Today I start lesson 1 our environment, class 7th. The word environment stands for the surrounding. Environment शब्द का अर्थ होता है हमारे आसपास जो भी कुछ हमें दिखाई देता है उसे पर्यावरण कहते हैं, जिसमें जीवित और अजीवित, बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग सभी प्रकार की वस्तुएं हमें जो आसपास दिखाई देती है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। द एनवायरमेंट प्रोवाइड अस विद द एयर एंड वाटर। एनवायरमेंट से हमको जल और वायु दोनों ही प्राप्त होते हैं। जल जिसे हम पीते हैं और वायु जिसे हम सांस लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसके अलावा फूड, क्लोथ्स और पेड़ पौधे, जंगली जानवर, पालतू जानवर, मनुष्य इत्यादि जो भी हमको प्राप्त होते हैं वो सारे हमारे एनवायरनमेंट से हमको प्राप्त होते हैं। द एनिमल एंड प्लांट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो मुख्य रूप से पेड़ पौधे और जानवर होते हैं वो हमारा एनवायरनमेंट का एक हिस्सा होते हैं। Thus our environment is a combination of both the natural environment and the human environment। इस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट में नेचुरल और ह्यूमन, प्राकृतिक और मानवकृत दो प्रकार का एनवायरनमेंट पाया जाता है। द नेचुरल एनवायरनमेंट। द नेचुरल एनवायरनमेंट हैज बोथ बायोटिक और लिविंग एंड अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट एक्साइटिंग ऑन द अर्थ। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कंपोनेंट जो हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। द बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। बायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं जिनमें पेड़ पौधे, जानवर और मानव आते हैं। while the abiotic component include land, water and air। और अबायोटिक कंपोनेंट वे होते हैं जिनमें जल, जमीन और हवा आती है। नेचुरल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो नोन एज द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। प्राकृतिक पर्यावरण सभी प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उन सबका हैबिटेट होते हैं, मकान होते हैं, आवास होते हैं। द बायोटिक एंड द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द natural environment are interrelated and there is a constant interaction between them। जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट में दो जो कंपोनेंट होते हैं उनका आपस में रिलेशन होता है। एक्चुअली द कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट आर डायनामिक इन नेचर। जो कंपोनेंट होते हैं एनवायरनमेंट के वो प्रकृति में कैसे होते हैं? डायनामिक, गतिशील रहते हैं। इफ देयर इज अ चेंज इन वन कंपोनेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट इट विल क्रिएट ए चेंज इन द अदर स्पेसीज ऑफ द एनवायरनमेंट, एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर किसी प्रकार के कंपोनेंट का प्रकृति में क्रिएशन होता है, चेंज होता है, तो वो एक एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, वो एक एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट पहलू होता है। अब हम आपको बता रहे हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, नंबर 2 ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक और ह्यूमन एनवायरनमेंट में सेटलमेंट, रूरल, अर्बन, ट्रांसपोर्ट, रोडवे, एयरवे, वाटरवेज और कम्युनिकेशन, थर्ड रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट एक्सेट्रा। ये सारा आता है हमारे पास एनवायरनमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आपके सामने बता रहे हैं, आपको हम क्या बता रहे हैं? अब हम आपको बताने जा रहे हैं
द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट। तो इसमें मुख्य रूप से जो पेड़ पौधे, जल, जमीन आदि हमको दिखाई देता है, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। द वास्ट एरिया विच इज सराउंड बाई अर्थ, ये 4 प्रकार के होते हैं, द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। द लिथोस्फीयर, द ग्रीक वर्ड लिथोस स्टैंड फॉर रॉक्स। ग्रीक शब्द लिथोस का मतलब होता है चट्टान। ये लिथोस्फीयर चट्टानों से निर्मित होता है। ये द आउटर स्किन ऑफ द अर्थ, और लिथोस्फीयर की जो आउटर स्किन होती है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। आउटर स्किन ऑफ द अर्थ, द क्रस्ट, और उसका दूसरा नाम होता है क्रस्ट। स्किन को क्रस्ट कहते हैं लिथोस्फीयर की। दिस हार्ड एंड सॉलिड लेयर इज मेड अप ऑफ रॉक्स। यह जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है यह कठोर चट्टानों से निर्मित होती है। एंड मिनरल्स, और इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। द अपर लेयर इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ऊपरी जो लेयर होती है जो सॉइल रिच मिट्टी से निर्मित होती है। दिस रॉकी स्फीयर एक्सटेंड बोथ ओवर कंटिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। यह जो रॉकी स्फीयर होता है, चट्टानी क्षेत्र होता है, यह समुद्र के तलहटी में और पृथ्वी के ऊपर दोनों पर पाया जाता है। ये लैंडफॉल होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के धरातलीय स्वरूप पाए जाते हैं, जिनमें क्या क्या होता है? प्लेन, प्लेटो और माउंटेन, रिवर्स, वैलीज एटसेट्रा होते हैं। प्लेन, प्लेटो, माउंटेन, रिवर, वैलीज एटसेट्रा पाए जाते हैं, वाटरफॉल एटसेट्रा। These landforms are also found on the ocean floor। जैसे धरती के ऊपर ये पाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से ओशन फ्लोर पर भी इनका होना जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ ह्यूमन नीड्स आर मेट फ्रॉम द लिथोस्फीयर। अधिकतर मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो लिथोस्फीयर थल मंडल से ही पूर्ति होती है। लैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। हमारी धरती मुख्य रूप से जंगलों से तथा घास के मैदानों से ढकी हुई होती है। फिर क्या होता है? लिथोस्फीयर प्रोवाइड लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। लिथोस्फीयर से हमको जमीन प्राप्त होती है जिस पर हम खेती करते हैं और पशु चराते हैं, मकान बनाते हैं। ये सारी आवश्यकताएं हमारी लिथोस्फीयर से ही पूर्ति होती है। लैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। हमारी जमीन मुख्य रूप से घास के मैदान और जंगलों से घिरी पड़ी है। ए लार्ज वैरायटी ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर और नीचे विभिन्न प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, विच आर नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। इन मिनरल के द्वारा हमारी इंडस्ट्रियों का डेवलपमेंट होता है। द हाइड्रोस्फीयर, द वर्ड हाइड्रो, हाइड्रो मतलब होता है जल, वाटर, स्टैंड फॉर वाटर। अबाउट 71% एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% एरिया पानी से भरा पड़ा है, विच इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इस 71% एरिया को जो पानी से भरा हुआ है हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। द वाटर ऑन अर्थ इज फाउंड इन ओशन, सीज, लेक्स, गल्फ्स, रिवर्स एटसेट्रा। पानी हमको मुख्य रूप से सीज, सागर, महासागर, नदियां, झील और तालाब इत्यादि से प्राप्त होता है। अब होता है सोलर सिस्टम। और द अर्थ इज एन ओनली प्लैनेट विच इज हैव वाटर
ऑन इट्स सरफेस। हमारी पृथ्वी एक ऐसा प्लानट है जिस पर जल पाया जाता है, और जल की उपस्थिति के कारण वी कैन से दैट अर्थ इज ए ब्लू प्लैनेट। इसलिए हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। वाटर इज फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जल हमको पृथ्वी पर 3 अवस्था में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। और ये कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए एक साइकिल चलती है जिसे वाटर साइकिल कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जल महासागरों में सूर्य के प्रकाश के द्वारा गर्म होकर भाप बनता है, को हम वाटर साइकिल कहते हैं। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी इसका दूसरा नाम दिया गया है। लाइफ कैन नॉट सर्वाइव ऑन द अर्थ सरफेस विदाउट वाटर। इस धरती पर जीवन का रहना, जीवित रहना अनुपस्थित हो जाएगा अगर जल की व्यवस्था न हो पाए तो। जल ही जीवन है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जल सभी प्रकार के जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। फ्रेश वाटर इन ग्रेट डिमांड फॉर ऑर्गेनिज्म। डिमांड फॉर डोमेस्टिक नीड। स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है घरेलू उपयोग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कल कारखाने और फैक्ट्रियों के लिए। वाटर इज ऑल्सो यूज इन जनरेट हाइड्रोसिटी। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि जल विद्युत का निर्माण भी जल के द्वारा ही होता है। द एटमॉस्फेयर। अब इसका नंबर आता है द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर दो रहते हैं। एटमॉस्फेयर, द एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। द एनवेलप ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ नोन एज द एटमॉस्फेयर। द ओशन ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। सेकेंड डेफिनेशन, हवा का वो महासागर जो हमारे धरती को चारों तरफ से घेरे पड़ा हुआ है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, फोर्स होता है, उसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर स्थायी हो जाता है। अबाउट 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एयर लाइज विद इन 32 किलोमीटर। हमारी हवा का 99% जो घनत्व है वो लगभग 32 किलोमीटर धरती से ऊपर की ओर पाया जाता है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर विभिन्न प्रकार की गैसों का मिक्सचर होता है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। विभिन्न प्रकार की गैसों का ये मिक्सचर होता है जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन एटसेट्रा। ऑक्सीजन इस क्षेत्र में वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसें होती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम और हाइड्रोजन। इसके द्वारा हमारे वायुमंडल का निर्माण होता है। कितना है?